Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हम भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स को हम समझ रहे थे और उसमें हमने जाना समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक हमने पढ़े थे। आज हम जानेंगे दूसरा जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत बेसिकली जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक के आर्टिकल। ठीक है, कुल 4 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता जो है वो एक जीवन ही है। अगर दूसरे किसी व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने कहा है कि स्वतंत्रता ही जीवन है, फ्रीडम इज लाइफ। अगर हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास हम नहीं कर सकते, हो भी नहीं पाएगा। आप सोच के देखिए कि अगर आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन ली जाए तो आपको किन किन चीज़ों से आपको कितनी परेशानियां ये सब होंगी। हमने इतिहास में भी ये सब जाना है, पढ़ा है, समझा है और उसी के दौरान उन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता को शामिल किया और करना भी चाहिए। तो देखिए, जानते हैं अभी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 19। तो मैं सब थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले। बेसिकली आर्टिकल 19 जो है वो हमें किस टाइप की स्वतंत्रता देता है। देखिए, आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 की अगर हम हेडलाइन या फिर उसका जो बाहर उसकी जो टॉपिक है या फिर उसका जो नाम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये नाम लिखा हुआ है वाक स्वातंत्र्य। वाक स्वातंत्र्य ना, आदि विषयक आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ये कहां लिखा है, क्या मतलब है। देखिए, वाक स्वातंत्र्य का मतलब हुआ बोलने से संबंधित या बोलने संबंधी कुछ विषय, जो उनसे रिलेटेड जो कोई जुड़े हुए कुछ और सब्जेक्ट इसमें आ सकते हैं। और ऐसे कुछ अधिकारों का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 19 में प्राप्त है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये आर्टिकल क्या है, सभी नागरिकों के लिए है। किनके लिए है, सभी नागरिकों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सभी व्यक्ति, और मैंने आपको जिक्र किया था सिटीजनशिप वाले वीडियो में, तो आप जाके देखिए। नागरिक और सिटीजन जो व्यक्ति है उन दोनों का डिफरेंस आपको वहां समझाया गया है अच्छे से। तो ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ नागरिकों के लिए है। और नागरिक कौन से, सभी नागरिकों के लिए। भारत के जितने भी नागरिक हैं 135 करोड़ के आसपास वर्तमान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उन सभी को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब जान लेते हैं कि आर्टिकल 19 जो है बेसिकली वो हमें बोलने से संबंधित कुछ अधिकार देता है। और आर्टिकल 19 में हमें कितने टाइप के अधिकार या कितने टाइप की स्वतंत्रता मिली है, तो वो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। ठीक है। देखिए, अभी हम इसको जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको क्लोज में बात करूं, वो स्वतंत्रता है वो क्या है, क्लोज के अंदर लिखी गई है। तो आर्टिकल 19 की क्लोज 1 जो है वो क्या कहती है। देखिए, क्लोज 1 कहती है
कि जो वाक आर्टिकल क्लोज 1 की ए है ना, सब क्लोज ए, वो क्या कहती है? वो कहती है कि वाक या बोलने या वाणी व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि हम अगर हमें बोलने का अधिकार है, हमें आवाज उठाने का अधिकार है, और ये अभिव्यक्ति क्या होता है कि मैं अपनी बात को किस टाइप से मैं एक्सप्रेस करूं, ये है। दोनों चीजें हमें क्या है, स्वतंत्रता हमें प्राप्त है इस मामले में। तो ये लिखा है क्लोज 1 में। मैं अभी संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव से मैं अभी इनको जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद हम इनको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और इस वीडियो में ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। चलिए देखिए, क्लोज 1 की सब क्लोज ए जो है वो क्या कहती है? वो कहती है वाणी व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्लोज बी क्या कहती है इसकी सब क्लोज? तो इसकी क्लोज देखिए, ध्यान रखना, ये आर्टिकल 19 की क्लोज 1 का सब क्लोज है ए, ये सब क्लोज हो गया बी। ठीक है, इसमें वो जो स्वतंत्रता है 6 बता रखे हैं, उनके सीरियल नंबर है। देखिए क्लोज बी जो है वो क्या कहती है? देखिए वो कहती है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं हम, है ना। निरायुध, इसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल से, जानेंगे क्या क्या होता है और इसका थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश भी करेंगे। वैसे मैं ट्रिक में बिलीव थोड़ा कम करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि संविधान के कुछ आर्टिकल्स को रट लेना, हमारे संविधान की समझ या उतना नॉलेज हमें नहीं मिलता। अगर कुछ आर्टिकल्स रट लेने से, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे एंड अदर प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें क्या है, वो संविधान के आर्टिकल्स का शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं और उनसे अगर मुझे नहीं लगता कि सफलता वगैरह मिल सकती है। हमें हर एक आर्टिकल को बहुत बारीकी से और अपने साथ रिलेट करके अगर हम इसको समझेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा और उसके बाद आप अपना वीडियो के बाद आप अपने चेहरे पे अपने आसपास के लोगों से जब बात करोगे तो आपको ये डिफरेंस जो है वो खुद आपको नजर आएगा। चलिए देखिए, तो शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन है वो किस में लिखा है? क्लोज बी में। ठीक है, इसके बाद क्लोज सी जो है वो क्या कहती है? देखिए, इसको सब क्लोज या क्लोज एक ही बात है ना। क्लोज सी जो है वो कहती है कि हम संघ बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संघ बना सकते हैं या समूह बना सकते हैं, है ना। या वह क्या कर सकते हैं? सहकारी समितियां बना सकते हैं। जो सहकारी समितियां बनती हैं उसका जिक्र कहाँ आता है? सहकारी समितियों, जो एक नया भाग ही बना हुआ है 9C, तो हमें ध्यान देना है 9B सॉरी, है ना। तो क्या है ये सहकारी समितियों का जिक्र अगर हमें मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में पूछा तो हमें ध्यान देना है कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी, वहां पे किसका जिक्र है? सहकारी समितियां बनाने का जिक्र है वहां पे। यह हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके बाद में क्लोज डी जो है वो क्या कहती है? देखिए, क्लोज डी जो है वो हमें कहते हैं कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, और राज्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भाग 1 वाला। तो हमें उसको समझने के लिए क्या करना है, आप वीडियो पे जाइए और उसमें देखिएगा। तो जो भारत का जो भी राज्य क्षेत्र है वो वहां पे हमें क्या है, भारत में लिख देता हूं थोड़ा सा, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, है ना। अबाध संचरण, संचरण का मतलब क्या हुआ? आने जाने की परमिशन। आप भारत में किसी भी स्टेट में आप जा सकते हैं, लेकिन इसकी रेस्ट्रिक्शंस कुछ लगी हुई हैं, वो हम जानेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले ये लिख देता हूँ, उसके बाद उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। तो भारत की राज्य क्षेत्र में क्या है, हम कहीं पे भी अबाध संचरण कर सकते हैं। इसके बाद क्लोज ई जो है वो क्या कहती है? 5वीं क्लोज इसकी, या पांचवी स्वतंत्रता है वो क्या कहती है? कि वो ये कहती है कि निवास कर सकते हैं हम,
निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी हम रह सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ इसी से जुड़ी हुई क्लोज एफ जो है वो क्या कहती है कि हम अपनी वृत्ति जो है, बिजनेस वृत्ति हो गया, आप व्यवसाय जोड़ सकते हैं, व्यवसाय, या फिर इसमें हम कारोबार शामिल कर सकते हैं, और आजीविका में शामिल कर लेते हैं, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, आजीविका, ठीक है। वृत्ति, व्यवसाय, आजीविका, ये सब क्या है, आप ये कर सकते हो पूरे भारत में। आपको इसकी आजीविका की स्वतंत्रता लिख देता हूं, स्वतंत्रता। तो हमें बेसिकली ये 6 टाइप की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 की क्लोज 1 जो है वो हमें ये 6 टाइप की स्वतंत्रता देती है, ठीक है। मान लीजिए मेरे साथ में कोई अत्याचार होता है, ठीक है, और मेरे साथ में अत्याचार हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई, अपनी वाणी को या आवाज उठाई, और मैंने साथ में क्या किया कि मैंने साथ में नोटिस बोर्ड या फिर कोई ऐसा वो होता है ना जो प्रदर्शन करते हैं उस वक्त वो हाथ में पकड़ते हैं, वैसे मैंने क्या किया, वो मैंने करना शुरू किया कि मेरे साथ में ये सब हुआ है। इसके बाद क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने संपर्क किया कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है, और अत्याचार मतलब मैं उनसे जाके मिलता हूँ, तो हम सम्मेलन तो करते हैं ना, कहीं पे एक मीटिंग करते हैं, छोटी मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में मैंने बताया कि मेरे साथ में ये एक अत्याचार हुआ है, मान लीजिए, है ना। और उसके बाद ये सम्मेलन धीरे धीरे बढ़ता गया, और बढ़ने के बाद में ये क्या बन गया, संघ, समूह बन गया, ठीक है। अब ये पूरे समूह को मैं साथ में लेके पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मुझे फ्रीडम है, मैं लीगली मैं इस सबको कर रहा हूँ, मुझे संविधान जो है वो आज़ादी देता है। इसके बाद में मान लीजिए कि मुझे एक जगह पसंद आ गई, कहीं पे भी पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में, उस जगह पे मुझे निवास करने के लिए मैंने अपना घर बना लिया, और वहाँ पे अपने आजीविका के लिए, अपने मतलब वो जो भी है रहने के लिए, तो मैं वहाँ पे अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ, कुछ भी अपना जो कारोबार है वो सब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से ये तो 6 हो गई फ्रीडम, ठीक है। अब देखिए इस पे कुछ रीजनल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है। युक्तियुक्त प्रतिषेध हम इनको कह सकते हैं, युक्तियुक्त प्रतिषेध। तो ध्यान देना है कि आर्टिकल मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि आर्टिकल 19(1) जो है वो तो हमें देता है स्वतंत्रता देता है, और आर्टिकल 19 की क्लोज 2 से लेकर 6 तक, क्लोज 2 से 6 तक क्या है, वो हमें क्या करती है, वो हमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वो लगाती है, क्या करती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। यानी कि युक्तियुक्त हम पे प्रतिषेध वो हम पे लगा सकती है। चलिए ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि ये भी जान लेते हैं, आर्टिकल 19(2) की जो 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) एंड 19(6) जो है वो क्या कहता है, और इसको हम थोड़ा सा एज ए चार्ट के तौर पे, एक सारणी के जैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, हमारे जो 6 टाइप की जो फ्रीडम हमें मिली हुई है उन पे रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कब कब लगते हैं और कहाँ उनका जिक्र किया गया है, तो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने इसको क्या किया है कि मैंने आपको इसको थोड़ा इजीली समझाने के लिए मैंने एक लिस्ट के जैसा बनाया है, जिसमें पहला जो लिस्ट होगा वहां पे क्या है, उसमें अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ठीक है। और उस अनुच्छेद में कौन सी स्वतंत्रता का प्रकार है, जो कि अभी हमने जान लिया था कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें लिस्टेड है। इसके बाद तीसरा काम क्या किया है कि इधर जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया हमने, प्रतिबंध जो है वो लिख दिया हमने कि ये प्रतिबंध हमें इस आर्टिकल पे इस फ्रीडम पे ये है, प्रतिबंध है इस पे, ठीक है। देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 19(1) जो है उसकी क्लोज ए जो है वो क्या कहती है, वो हमें कहती है कि वाणी
व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को क्या है, वाणी व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गाली दे रहा है, या फिर कुछ भी हमारे देश की अखंडता जिससे नुकसान होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे नारे वगैरह लगते हैं, तो क्या उनको ये फ्रीडम होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हमें उन सब चीजों पे क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखे हैं, भारत के संविधान ने लगा रखे हैं। तो आर्टिकल 19(1)(a) में जो फ्रीडम है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कहाँ लिखे हुए हैं? वो लिखे हैं आर्टिकल 19(2) में। ठीक है, ए का संबंध किससे हो गया? 2 से, ये ध्यान रखना है। एक का मान लीजिए 2 से। आर्टिकल 19(1) में तो सारे के सारे वो हैं क्लोज, और क्लोज ए का संबंध किससे बनता है? 19(2) से बनता है। देखिए कौन कौन से प्रतिबंध है। मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे राज्य की सुरक्षा पर खतरा आ जाए। हमारे राज्य की डेफिनेशन मैंने आपको आर्टिकल 12 में बता रखी है। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो राज्य की सुरक्षा की खतरे के लिए अगर मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमें बोलने से रोका जा सकता है। दूसरी चीज, हम पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था के अगेंस्ट अगर मेरे कुछ बोलने से या कुछ ऐसा बोलने से लोक व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या लोक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तो मेरे बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में, जैसे हाल ही आपने देखा होगा पीछे, वो एक महिला थी, एक मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा, वो किसी पार्टी से संबंधित थी और उन्होंने किसी दूसरे रिलीजन के जो हैं सुप्रीम, उनके अगेंस्ट उन्होंने कुछ बोला था, जिससे कतर एंड जो अरब कंट्रीज थे उसके साथ भारत के कुछ जो संबंध है उनसे खराब होने की आशंका थी, तो उसको भी बोलने से रोका गया था। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स हमें आसपास भी देखने को मिलते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। तो विदेशी राज्यों के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंधों के अहित में अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मेरे बोलने से हमारे देश की जो विदेश नीति है उसके अच्छे किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, और मेरे बोलने से अगर उन रिलेशंस पे अगर कोई इफेक्ट पड़ता है तो मुझे प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके बाद में शिष्टाचार, मैंने बात करी। शिष्टाचार मतलब जैसे कोई अभद्र भाषा का मैं यूज कर रहा हूँ, या फिर कुछ गलत वर्ड्स में अगर यूज कर रहा हूँ अब्यूजिव टाइप पब्लिक में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सदाचार या शिष्टाचार। ऐसे कंडीशन में भी हमें क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके बाद अगर कोई पर्सन न्यायालय की अवमानना करता है, मतलब न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अगर वो कुछ बात करता है या कहता है, उनके खिलाफ अगर कोई बात कहता है, तो उस पर न्यायालय की अवमानना का केस चलता है, जो कि प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके बाद मानहानि के लिए, ठीक है, मानहानि मतलब किसी और की वो करना, उसकी वैल्यू डिवैल्यूएशन करना, ये मानहानि के अंदर आता है। और तीसरा अगर नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो अगर मेरे बोलने से कोई अपराध का उद्दीपन होता है, यानी कि मैं कोई ऐसे भड़काऊ भाषण देना, ये इस टाइप के मामले हैं जिससे अपराध हो, अपराध का उद्दीपन हो, है ना, तो इस पे भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल क्या है कि भारत की संप्रभुता व अखंडता पर अगर कोई बात अगर मैं कहता हूं, ये संविधान संशोधन के बाद इसको जोड़ा गया था, हम इसका जिक्र करेंगे। संविधान संशोधन के सारे जितने भी संशोधन हुए हैं अभी तक, उन सभी का बहुत गहनता से और हर एक अच्छे से हम उसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे, समझेंगे, तो टॉपिक हमारा क्लियर होता जाएगा साथ साथ। तो इस तरीके से संप्रभुता व अखंडता के अगेंस्ट अगर मैं कोई बात कहता हूँ, जैसे वो बहुत सारे ऐसे नारे लगे थे, मैं इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप परिचित हैं उनसे, जैसे अखंडता, भारत की जो संप्रभुता है, उन पे अगर कोई हम बात कहते हैं तो हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। खैर चलिए आगे देखिए। आगे है हमारा आर्टिकल 19(1)(b), ठीक है, ये तो था आर्टिकल 19(1)(a). 1(b) क्या कहता है, वो कहता है सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है। मैंने जिक्र किया था कि हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक सम्मेलन कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, लेकिन उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस क्या लगे हैं, देखिए 3 टाइप के रेस्ट्रिक्शंस
कहाँ लिखे हैं, वो लिखे हैं आर्टिकल 19(3) में, ठीक है, 19(3) में 19B का रिलेशन 19(3) से। अभी ये 6 हैं, ये भी 6 हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा रखा है कि सभा है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। मौन, अगर आप कैंडल मार्च करते हैं, हम इस टाइप से अगर शांति से अगर आप सभा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। लेकिन अगर उससे शांतिपूर्ण के अलावा अगर नहीं है तो रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाया जा सकता है। इसके बाद सभा जो है वो बिना हथियार की होनी चाहिए, आपके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। अगर हथियार हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर संप्रभुता व अखंडता व लोक व्यवस्था, इन तीनों के लिए वो सभा अगर नुकसान पहुंचाती है तो उस सभा को आप नहीं बना सकते, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद है आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) जो है वो क्या कहता है, देखिए। आर्टिकल 19(1)(c) बेसिकली यही कहता है कि संघ व सहकारी समिति की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हैं और सहकारी समिति जो है वो बना सकते हैं। इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इसका रिलेशन बनता है सी का आर्टिकल 19(4) से, ठीक है। इसमें भी वही बातें आएंगी, बेसिकली लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, आप सदाचार या मोरालिटी के अगेंस्ट कुछ कर नहीं रहे हो, और तीसरा संप्रभुता व अखंडता, ठीक है। ये संप्रभुता और अखंडता बेसिकली सभी में आ जाएगा, ये मोस्टली सभी में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आर्टिकल 19(1)(d) जो है उसका क्या है, संचरण की स्वतंत्रता है, यानी कि आप राज्य क्षेत्र जो है भारत का उसमें कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई माइंस बिछा रखी हैं या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे, अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, लॉकडाउन का लेते हैं, ठीक है। लॉकडाउन किया गया था तो सारे के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, आप कहीं पे भी जा नहीं सकते थे। अब सोचिए वो क्यों लगा, और उसको इसके साथ रिलेट करके देखिए कि आप अगर उसको वो लगा था तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(d) के अगर आप कह सकते हो क्या कि मेरे संचरण का अधिकार जो है वो मेरे से छीन लिया गया, आप नहीं जा सकते। आप सोच के देखिएगा और उसके बाद कमेंट में आप बताइएगा। तो संचरण की स्वतंत्रता के लिए देखिए, आप देखो, एक तो साधारण जनता के हित में अगर आप नहीं हो, यानी कि अगर मान लीजिए कि एक जगह पे साधारण आपका चलना, आपका जाना साधारण जनता के हित में नहीं है तो आपको वहां जाने से रोका जा सकता है, ठीक है, आप वो प्रतिबंधित किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, दूसरा किसी एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, बहुत सारी जनजातियां जो है, उनके हित के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या कर रखा है, जाने के लिए रोका हुआ है। जैसे अब अरुणाचल प्रदेश हो गया या नॉर्थ ईस्ट नागालैंड हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, इन एरिया में अगर आप घूमने के लिए जाते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वीजा लेना पड़ता है। जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, ऐसी जगह पर जाने के लिए आपको, बहुत सारी जनजातियों के बीच जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और बहुत सारी जगहों को तो हमने प्रतिबंधित ही कर रखा है कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता। वो भी कोई पर्सन अगर कोई जाता है तो बहुत सारी उसकी प्रोसेस है पूरी की पूरी, उसको फॉलो करने के बाद आपको परमिशन मिलती है, तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे एक इसी से रिलेटेड है, इससे क्या, इससे आगे वाले से जोड़ेंगे इसको। आगे वाला जो है क्लोज आर्टिकल 19(1)(e) जो है वो क्या कहता है कि निवास की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं पे भी निवास कर सकते हो, लेकिन ऐसा बेसिकली है नहीं। क्या रिस्ट्रिक्शंस है, बिल्कुल सेम, ये भी 19(5) से रिलेट करता है। तो 19(5) में जो चीजें ऊपर लिखी है वो सेम इसके लिए भी एप्लीकेबल है। कैसे, देखिए, अगर आपका कहीं पे रहना अगर साधारण जनता के लिए नुकसानदायी हो जाता है तो आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए मैं कोविड पेशेंट हूँ और मैं लोगों के बीच में रहना स्टार्ट कर देता हूँ, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वो उसमें नहीं आता, मेरा जो वहाँ पे रहना वो रीजनेबल नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ रहने से रोका जा सकता है। और किसी एसटी के लिए उसके हित के संरक्षण के लिए ये आपको ध्यान ही रखना है। जैसे कि आपने 370 जो आर्टिकल 370 था उसमें उसके हटने से पहले उसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर में कोई पर्सन जो है वो लैंड नहीं खरीद सकता था। वैसे ही जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में क्या है कि वहाँ पे आपको रहने के लिए
जमीन जो है वो आप नहीं खरीद सकते, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, वो आप जानते हैं। इसके बाद लास्ट अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता की, तो वो क्या है देखिए 19(1)(f), वृत्ति, बिजनेस, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता है। ठीक है, उपजीविका या आजीविका इन सब की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन इस पे रेस्ट्रिक्शंस कितने हैं, 3 रेस्ट्रिक्शंस है। कहाँ लिखे हैं, 19(6) में लिखे हैं। सबसे पहले साधारण जनता के हित में होने नहीं हो तो वो लग सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो चरस बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, या कुछ और ऐसा इलीगल व्यापार वो कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है। वो कोर्ट में ये लेके नहीं जा सकता, 19(1)(f) के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरा क्या लिखा है, वृत्ति या व्यापार के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी डिग्री होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए वो झोला छाप डॉक्टर्स या फिर ऐसे बहुत सारे जो प्रोफेशनल जो नहीं है, उनको उतना अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय करने के लिए जो टेक्निकल डिग्री है वो उनके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं हूँ और मैंने अपना आजीविका करने के लिए मैंने क्या किया, एक हॉस्पिटल खोल लिया और मैं वहां पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट ए रीजनेबल, रेस्ट्रिक्शंस इस पे लग ही जाएंगे। क्यों, अब जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे मैं बंद करवा देते हैं मान लीजिए, तो मैं 19(f) लेके जाता हूँ, 19(1)(f) कि मेरा तो ये आजीविका का अधिकार था। लेकिन कोर्ट क्या कहेगी कि आपने क्या एमबीबीएस की डिग्री कर रखी है, क्या आप पूरा सर्टिफाइड हो, इस तरीके से आपको वो डिग्री वगैरह जो है। अच्छा, ये डिग्री कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिग्री डिसाइड करेगा राज्य, स्टेट। और राज्य कौन, राज्य वही आर्टिकल 12 वाला राज्य। ठीक है, इस पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात, और ये जो है पूर्णतः या भागतः व्यापार या कारोबार से बहिष्कृत करने की शक्ति। मतलब मान लीजिए जो आपको नौकरी दिया जिसने, या राज्य जो है, यहाँ पे भी मैं राज्य को इंक्लूड कर लेता हूँ थोड़ा सा। राज्य क्या करेगा, राज्य किसी पर्सन को, उसको या तो पूरी तरह से या फिर कुछ मात्रा में उसके ऊपर काम करने से बहिष्कार कर सकता है। मान लीजिए कि मैं एम्प्लॉय हूँ कहीं पे और मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ और वो मुझे काम नहीं करने दे, वो अगर उनको बहिष्कार करने की पूरी शक्ति है, वो मुझे निकाल सकते हैं जॉब से। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे तो यहाँ पे काम करना ही है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उनको, राज्य को पूरी शक्ति प्राप्त है बहिष्कृत करने के लिए। इस तरीके से ये हो गया जो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो कैसे रिलेट करती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट या लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, देखिए। चलिए देखते हैं अभी जो आर्टिकल 19(1) जो ए है उसके अंदर से जब जब सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस दर्ज हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोलने संबंधित अधिकार को थोड़ा और एक्सप्लेन किया। जैसे जैसे केस गए उसके अकॉर्डिंग उनको ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 19(1)(a) जो है उसको और कितना डेरिवेटिव तरीके से, मतलब हमें बहुत सारे और आर्टिकल्स, सॉरी अधिकार जो है वो प्राप्त हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि वाक व अभिव्यक्ति जो है, मैं ध्यान से, आप इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और मैंने इसके लिए हनीटेक मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और ये हमें भारत के संविधान में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इनको कहा होता है। जब वो एक केस की सुनवाई कर रहे होते हैं तब उन्होंने एक ऐसा डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट किया होता है और उसको फिर क्या है वो मान लिया जाता है। देखिए, चलिए अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ये देखिए, सबसे पहले ये किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल 19(1) की जो आर्टिकल 19(1) का जो एक सब क्लोज है उससे रिलेटेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो इससे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए
व्युत्पन्न अधिकार मतलब डेरिवेटिव राइट्स, वाक व अभिव्यक्ति से संबंधित। वाक व अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मुझे कोई शब्द या कोई अपना लिख कर, बोल कर, या फिर मैं उसको प्रिंट करके अगर मैं किसी चीज को एक्सप्रेस करूं, अभिव्यक्त करूं, तो वो हो जाता है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्ट्रिन अगर इसमें माने, सिद्धांत हम माने, तो बोलने की स्वतंत्रता जो है वो हमें आर्टिकल 19(1)(a) से प्राप्त है। दूसरी बात, अपने विचारों को प्रस्तुत व प्रसारित करने का अधिकार जो है वो हमें कहां से मिलता है? वो भी हमें आर्टिकल 19(1)(a) से मिलता है। मेरे अपने विचार है, उनको मैं पब्लिश कर सकता हूं, लोगों में फैला सकता हूं। वो राइट कहां प्राप्त है मुझे? आर्टिकल 19(1)(a) में। और 1(a) क्या है, किससे रिलेटेड है? वाक व अभिव्यक्ति से संबंधित। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यूपीएससी ने इसको पूछा था प्री में, कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 19(1)(a) से संबंधित है। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानने का अधिकार, राइट टू नो। ठीक है, आपको जानने का अधिकार है। इफ यू वांट टू नो, यू हैव राइट, आपके पास राइट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग आप क्या है, किसी चीज को जान सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट टू नो। और इसी से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, आरटीआई एक्ट 2005 है ना, कौन सा? आरटीआई एक्ट 2005 जो है वो कहां से आया है? वो इससे आया है, जानने का जो अधिकार है मौलिक अधिकार बन गया, उससे हमें सूचना का अधिकार क्या हो गया? हमारा एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जैसे फोन टेप करने के विरुद्ध भी हमें अधिकार प्राप्त है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन या कोई संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर हमारा फोन टेप करता है, तो हमें उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि फोन जो टेप करने का इसके विरुद्ध जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, कि कोई पर्सन आपका फोन जो है वो टेप नहीं कर सकता। इसके बाद एक आर्टिकल, ये सारे के सारे केस के जिक्र मैं करूंगा आगे चल के। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार जो है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद ये जो केस है विदेश भ्रमण, ये बेसिकली मेनका गांधी मामले से ये जुड़ा हुआ है। तो आपको विदेश में घूमने का जो राइट है वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आप घूमने के इच्छुक है तो आप जा सकते हो, लेकिन उसकी कुछ शर्तें रखी गई है, वो हम जानेंगे कभी और। उसके बाद ये जो है खुद के प्रचार के लिए व्यापारिक विज्ञापन करवा सकते हो आप। जैसे मान लीजिए कोई भी आप इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, तो उसका आप व्यापारिक पब्लिकेशन आप करवा सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपको उसको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद जो मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है, यानी कि जो पढ़ने का माध्यम जो है, हिंदी इंग्लिश कोई भी आप माध्यम चुन सकते हो, बाध्य नहीं है। जो संस्था है वो आपको सिर्फ एक मीडियम में पढ़ाने के लिए वो बाध्य नहीं है, आपके ऊपर स्वतंत्रता है कि आप अपना किस माध्यम से आप पढ़ना चाहते हो। ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको क्या है, शिक्षण के माध्यम का चयन करने का अधिकार आपके पास उपलब्ध है। इसके बाद मौन रहने का अधिकार, ये भी एक केस बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था, केरल राज्य के अगेंस्ट हुआ था। तो हमें जो वाक व अभिव्यक्ति जो है इससे संबंधित ये कुछ हम राइट्स जो है वो देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि बोलना या ना बोलूं ये मेरी मर्जी है ना। तो क्या हो गया, बोलने की स्वतंत्रता या मौन रहने की स्वतंत्रता, ये दोनों राइट हो गया, फंडामेंटल राइट। इसके बाद अपने विचारों को प्रस्तुत व प्रसारित करने का अधिकार। प्रेस की या मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो कहां से आती है? वो आर्टिकल 19(1)(a) से आती है। सूचना का अधिकार कहां से निकल के आता है? वो आर्टिकल 19(1)(a) से निकल के आता है। इसके बाद फोन टेप करने के विरुद्ध अधिकार, तो वो भी आर्टिकल 19(1)(a। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हो गया, विदेश घूमने के लिए जा सकते हो, अपने लिए प्रचार कर सकते हो, विज्ञापन वगैरह जारी कर सकते हो, अपने मीडियम ऑफ स्टडी जो है वो आप चुन सकते हो।
इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम, आपको आपकी चॉइस है ये, ना कि किसी संस्था की चॉइस है, ठीक है। इसके बाद मौन रहने की स्वतंत्रता। इस तरीके से ये हो गया हमारा आर्टिकल 19। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही समझ के साथ आप इसको देखिएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे बाकी बचे हुए आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम से संबंधित जो आर्टिकल बच गए उनको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू। आप ऐसे वीडियो देखते रहिए, प्यार देते रहिए। नमस्कार। Thanks for watching.